Good morning, students. Again, welcome to Vision Classes. To subscribe, share and like my YouTube channel. जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस पार्ट में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, बोर एटॉमिक मॉडल। उसकी कुछ बातें हमने डिस्कस भी कर चुके थे, एक दो पॉइंट को, और कुछ उसके पोस्टुलेट और भी हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे दो पोस्टुलेट और हैं इसके अंदर। वो पोस्टुलेट हमने क्या डिस्कस किए थे प्रीवियस पार्ट में बेटा? ये बताया भाई, ये न्यूक्लियस आपके पास और इसके सराउंडिंग में ये आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट होता है, और इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, और जो आपका प्रोटॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बेटा, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिटल, और इन सर्कुलर ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने उसमें डिस्कस कर चुके थे। एक पॉइंट हमारे पास ये भी था कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, जब इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो ना तो ये एनर्जी को लॉस करते हैं ना गेन करते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो ऑर्बिट होते हैं उनको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। क्या बोलते हैं इसके अंदर? स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर स्टेशनरी, मतलब पर्टिकुलर जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इनको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये मतलब जैसे मान लो मैं एक और ऑर्बिट बना दूँ, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में भी जंप करके जाता है, जैसे इससे इसमें जंप करके चला गया ऐसे। मतलब जंप करने का मतलब जैसे आप अपने घर के अंदर जैसी इस टाइप की स्टेयर होती है ना ऐसे, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे होते हैं, फिर इसके ऊपर पैर रखते हैं, फिर इस पे रखते हैं, फिर इस पे रखते हैं, फिर ऐसे नीचे आते हैं। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा वर्क होता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटर से इसमें जंप करता है, लोअर से हायर के अंदर, या फिर हायर से लोअर के अंदर आता है तो जंप करता है। ठीक है, तो इसलिए जब ये नहीं तो अगर एनर्जी लॉस कर देता है ये अपना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता। बट ऐसा नहीं है, ये इस पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट जो सर्कुलर ऑर्बिटर है इनके अंदर रिवॉल्व करता रहता, इनके अंदर होता है आपके पास ना तो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है। ठीक है, ये तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट इसके अंदर ये बोलता है, अगर जिन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो ये उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम इंट्रीगल, ये इंटीजर है कोई, एन का मान 1 2 3 होता है, इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। ये अपने पोस्टुलेट में बोर ने बताया था, और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जब हम डी ब्रोगली इक्वेशन करेंगे ना, वहाँ मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एम वी आर इजिकल टू एन अपॉन एच 2 पाई होता है। ये तो सिर्फ अपने पोस्टुलेट में बताया था, तो ये बोला था कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ये ऐसे सर्कल से इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि हम तो मेनली किसके बारे में जानते हैं, जैसे के हो गया, फिर एल हो गया, फिर एम हो गया, फिर एन हो गया। तो कैसे ऐसे इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिटल हो सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली, कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व वही करेगा उस ऑर्बिट के अंदर जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब एन का मतलब इंटीजर है, और मल्टीपल किससे होगा, एच अपॉन 2 पाई से। तो कहते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिटल में वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका इंटीग्रल मल्टीपल किसके बराबर होगा, एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। तो ये सारे हमने पोस्टुलेट्स डिस्कस कर चुके हैं बोर एटॉमिक मॉडल के। अब इसकी हम कुछ अचीवमेंट्स देखेंगे कि भाई इस बोर मॉडल से फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ। ध्यान देंगे यहाँ पे एन का मान हम क्या ले सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ले सकते हैं। तो व्हाट आर जो अचीवमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल वो देखते हैं पहले इसके अंदर। ठीक है, तो देखो अचीवमेंट ऑफ बोर मॉडल, सबसे पहला है कि भाई बोर थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहला यही है, बोर थ्योरी हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को उसने एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि यही तो बताया भाई ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है आपके पास। जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होता है, और कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये तक एक्सप्लेन कर दिया था उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो आप बताओगे फर्स्ट अचीवमेंट है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा इसके अंदर क्या है, बोर थ्योरी हैज़ बीन used to
derive used to derive बाल्मर फॉर्मूला। इससे हम बाल्मर फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। वो वही फॉर्मूला है बिल्कुल जो हमने पीछे किया था, जैसे वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। यहाँ पे क्या होता है, आर एच रेबर कॉन्स्टेंट 1/n 1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। या आप ऐसे लिख सकते हो इनिशियल, और ये कौन हो जाएगा आपका फाइनल, ये ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इससे हम ड्राइव कर सकते हैं अपना कौन है, जो आपका बाल्मर फॉर्मूला था उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ये आपके पास चेंज इन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। जैसे हम यूज़ किया था ना हमने एक लाइमन सीरीज, इसके लिए n1 का मान 1 होता है और n2 का मान कितना होता है 2 3, ऐसे बाल्मर के लिए n1 का मान कितना होता है 2 और n2 का मान कितना होगा 3 4 ऐसे, ठीक है। तो n2 का मान ये और n1 का मान ये आपके पास। तो इससे हम बाल्मर फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। रेबर जो हमारे पास कांस्टेंट है, रेबर कांस्टेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, बोर थ्योरी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोई 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज उसकी भी, क्योंकि एप्लीकेबल किसके लिए था 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरह, यही इसकी लिमिटेशन है एक तो, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे कौन उस दिन भी हमने किया था Li2+, ठीक है। ये आपके पास हीलियम 1+, तो ये कैसे हैं 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। हाइड्रोजन तो आपका है ही 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो इस जैसे दिखने वाले भी जो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उनकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बोर से। और उसके लिए एक आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला आपके पास ये होता है, ये ध्यान देना, पहले एक फॉर्मूला आता तो यहाँ से है En = nth ऑर्बिट कर निकालना आपको, तो -2π² k² me e⁴ z का स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पाई आपके पास जिसकी वैल्यू 3.14 होती है बेटा, के जो है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन केस ऑफ वैक्यूम में लेते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है, अगर हम के की बात करें तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ kg मीटर क्यूब S-2 C-2, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है किसकी, के की आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी की। तो आपको इतना बड़ा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं एक एक बात बता देता हूँ इसमें कौन कौन क्या चीज़ें हैं। पाई तो कांस्टेंट होता है 3.14 हो गया, के एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी, एम ई जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, एम का मतलब मास, भाई इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। जो कितना होता है 9.1 × 10⁻, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो यही होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यही तो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जड़ कौन है न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए जड़ का मान कितना लेते हैं 1 लेते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जड़ का मान कितना लेंगे 1 लेंगे ना। और एन का मतलब क्या है, नीचे आपके पास क्या है n का स्क्वायर, नीचे क्या आपके पास है n का स्क्वायर। तो n आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, कि इस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, ठीक है। तो ये बातें आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। और इसके साथ एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, n के साथ n² और एक और होता है h² भी। h² का मतलब प्लांक कांस्टेंट है, h² का मतलब कौन है प्लांक कांस्टेंट। देखो क्या क्या चीज़ें थी, पाई का मान तो 3.14 होगा, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान ये बड़ा हो गया, ठीक है। एक बार हम ये जैसे ऊपर की बात है तो हमने लिख ही लिया है, इससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और बाल्मर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। देखो पाई का मान तो बेटा कितना होगा 3.14 होगा। की एब्सोल्यूट परमिटिव का मान 9 इंटू में 10 की पावर -9 kg m³ s-2 c-2। ठीक है। M कौन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है आपके पास 1.6 10 की पावर -19 c। ओके। जेड का मतलब है जो जेड है आपके पास, जो जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियर चार्ज। और जेड हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होता है 1। एन का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, ऑर्बिट के अंदर। ठीक है। एच कौन है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इस एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 10 की पावर -34 kg m² s-1। ठीक है। ये आपके पास किसकी होती है, एच की वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ओके। तो ये सारी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं हम। तो देखो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू को हम पुट करने के बाद, सारी वैल्यू को पुट करने के बाद देखो आपको एक छोटी चीज़ याद रखना है, ई एन इजिकल टू, इस सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला आता है 1312 n² किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना बस। अगर एनर्जी निकालनी हो nth ऑर्बिट की आपको पास हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला ये याद रखना बस आपको, ई एन इजिकल टू -1312 n² किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये ऐसे रखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको माइंड के अंदर बिल्कुल याद रखना है, -1312 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे देखो ये एक आपके पास अगर बात करें जैसे ये आपके पास E1 एनर्जी है, ये कौन सी है E2 है, ये कौन है E3 है, ये कौन है E4 है। जैसे E1 ग्राउंड स्टेट से हम मान लो यहाँ पे n का मान 1 होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए। तो जैसे जैसे जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे हम वेरियस एनर्जी लेवल के अंदर, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहती, तो वो उनकी जो एनर्जी है वो चेंज होती रहती है। जैसे ये आपके पास E1 के केस के अंदर n का मान 1 होता है, तो ये आपके पास 1312 होती है। इससे ऊपर जाते हैं तो कितनी बन जाती है 328 -328, फिर -145.8, फिर कितनी हो जाती है 4 के लिए -82.0। अब ये देखो कैसे आती है, ये वही तो आई है। जैसे मान लो मैं -1312 यही थी मेरे पास किलो जूल मोल इनवर्स, एन का मान कितना लेता हूँ, जैसे ये 2 है ना, तो 2 लेंगे, तो 2 से काटो, देखो इसको कितना आ गया 2 छिपे ना, इससे तो नहीं आएगा ऐसे तो देखो ये कैसे आएगा पता है। जैसे E1 का मान हमारे पास कितना था -1312 था ना, E1 का मान कितना था -1312 था। अब ये कैसे आएगा देखो, ये फॉर्मूले में क्या है n² है ना, ये वेरियस एनर्जी लेवल है भाई। ग्राउंड स्टेट से मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है, इस स्टेट से इसमें चला गया, फिर इससे इसमें भी चला गया, फिर वो आ भी सकता है ऊपर से नीचे भी। तो ये जो एनर्जी लेवल था E2 वाला, इसकी वैल्यू -328 कैसे आई देखो, उस फॉर्मूले में देखो -1312/n²। का मतलब अब 2 की बात कर रहे हैं हम, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इससे काट के देखो इसको, तो ये कितना आएगा 328 ही आएगा। ठीक है। इसी तरह हम और के लिए कर सकते हैं। अगर मान लो आपको E3 के लिए करना हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ये एनर्जी लेवल अलग अलग की आपके पास वैल्यू है। तो ये E1 कौन है, ग्राउंड स्टेट से है। ऐसे हम असाइन वैल्यू करते हैं एनर्जी स्टेट के अंदर, उनकी वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू देखो ध्यान देंगे, ये वाला एनर्जी स्टेट N1 का मान 1 था, ये N1 का मान 2 के लिए है, ये N1 का मान 3 के लिए है, ये N1 का मान 4 के लिए है।
उसी तरह n1 का मान 5 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना। और अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो इसमें नेगेटिव साइन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव जो साइन है इसका क्या सिग्निफिकेंस, भाई नेगेटिव साइन क्यों आया इसके अंदर, आप उसको देखो। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पर्टिकुलर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट है, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और रेस्ट पोजीशन पे है, और इन एनर्जी लेवल को पार करता हुआ यहाँ आता है इस न्यूक्लियस के पास, मतलब अट्रैक्शन होगा इसका, इन वेरियस एनर्जी लेवल को पास कर आएगा आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कैसे आएगा, जंप करता हुआ आएगा, ऐसा नहीं कि इस बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, मतलब जंप करता हुआ, मान लो इस लेवल से कोई जंप करेगा, इसमें आ गया, फिर इसमें जंप किया, फिर उसमें जंप किया, ऐसे जंप करता हुआ आ रहा है। तो पहले तो इतनी इन्फाइनाइट डिस्टेंस को ट्रैवल करता हुआ आता है, तो एनर्जी क्या होती है, वो हमारी एनर्जी है वो जीरो के बराबर होती है, वो एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर। तो इतनी जो एनर्जी रिलीज होगी जब इस अट्रैक्शन से, तो हमने क्या किया, वो जो एनर्जी है वो जीरो से लेस देन जीरो होगी, तो इसलिए हमने उसके जीरो से भी कम होगी, तो इसलिए को नेगेटिव साइन से दिखा दिया हमने। किससे दिखा दिया उसको, नेगेटिव साइन से, कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी थी वो नेगेटिव साइन से क्यों आई है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और इन लेवल को पार करता हुआ जैसे आता है वो, तो वो जो एनर्जी है वो इतनी लेस हो जाती है, जीरो से भी कम हो जाती है, तो हमने इसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया है। किससे किया है, नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पहले वो हमने सोचा बिल्कुल इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे था, ठीक है, तो उसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो हमने एनर्जी को मान लिया जीरो। फिर हम ये कहते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन डैश पोजीशन पे है, अगर मान लो उस एनर्जी को हमने जीरो मानना है और इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो आपके पास कहाँ आता है, न्यूक्लियस की तरफ आता है, तो एनर्जी रिलीज करता है, कब, इस अट्रैक्शन की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से क्या करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या है, वो जीरो से भी कम है, इसलिए जीरो से भी कम होने की वजह से हमने इसको किस साइन से दिखा दिया, नेगेटिव साइन से। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ई एन इजिकल टू, अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी हो हाइड्रोजन एटम के लिए या 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, -1312 n² किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये अचीवमेंट थे हमारे पास बोर मॉडल की। एक अचीवमेंट और भी है, इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर थ्योरी हैज एक्सप्लेन्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। वो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है, वो लोवेस्ट एनर्जी है, फिर वो किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने ये था ना भाई, आपके पास E इजिकल टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इससे हम एनर्जी बता सकते हैं ना। जैसे मान लो ये, अगर मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस में E1, एनर्जी ऑफ ए फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल माइनस में इनिशियल आपके पास, ठीक है। तो इससे हम एटॉमिक्स जो स्पेक्ट्रम है उसको, हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, इससे हम बता सकते हैं कि जो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, इसी से जो हमने जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम था उसी में हम बता सकते हैं कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है हाइड्रोजन एटम के अंदर। अब वो बात हम कैसे बताएंगे, वो देखो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। एक फॉर्मूला याद रखना बस आपको, n इंटू में n-1/2, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, n ब्रैकेट n-1/2। इससे हम किसी भी कितनी मैक्सिमम इमिशन लाइन होगी nth सेल से, मतलब अगर मान लो देखो आपके पास ऐसे बता सकते हैं, मान लो देखो ये आपके पास n1 है, ग्राउंड स्टेट है, ये आपके पास क्या है n2 है, ये आपके पास कौन है n3 है, n का मान 3, ये लेवल है अलग अलग, n का मान 4 है।
अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में है और ये आना चाहता है वो N1 के अंदर, किस में आना चाहता है, N1 के अंदर आना चाहता है, आपके पास N4 से किस में आना चाहता है, N1 में। तो यहाँ से यहाँ तक आने के अंदर कितनी लाइनें आएंगी, टोटल कितनी लाइनें आएंगी, पॉसिबल लाइन कितनी होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे n का मान कितना पुट कर देंगे, 4 इंटू में 4 माइनस 1 अपॉन में 2, जिस जो लेवल है उससे जिसमें आना है उसको। तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, तो 3 चौक 12, 4 इंटू 3 अपॉन 2। तो इसका मतलब 6 स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती हैं, पॉसिबल कितनी हो सकती है, 6 हो सकती हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना आप। अगर मान लो वो ऐसे बोलते भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन वो n=6 वाले लेवल में है, 6 वाले लेवल से लेकर और वो नीचे आता है N1 के लेवल में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, 6 इंटू में 6 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना होगा, 6 में से 1 गया कितना 5, तो कितना आ गया आपके पास 30 अपॉन 2, इसका मतलब 15 स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएंगी। कितने आ जाएंगी, 15 स्पेक्ट्रल लाइन आएगी उसके अंदर। कितनी लाइनें आएंगी आपके पास है, 15 स्पेक्ट्रल लाइन। तो इससे हम कितनी मैक्सिमम जो आपके पास नंबर ऑफ इमिशन लाइन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है nth लेवल से ग्राउंड स्टेट, nth लेवल मतलब nth लेवल आपसे देगा भाई कौन से लेवल से आना चाहते हो आप, 6 से आना चाहते हो ग्राउंड के अंदर या आप 7 से आना चाहते हो, तो जो भी आपको nth लेवल दे और उससे ग्राउंड स्टेट में पूछे तो जो nth लेवल आपको दिया है उसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अगर 6 से पूछता है तो यहाँ पे 6 पुट कर दो, यानी कि जहाँ पे 5 पूछता है तो 5 पुट कर दो, 4 पूछता है तो 4 पुट कर दो आप। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो ये हमने पूरा अचीवमेंट इसका एक्सप्लेन कर लिया है। इस देखो यहाँ तक हमने जो बोर मॉडल डिस्कस किया या उसके अचीवमेंट किया, तो 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखना है En=-1312 n² किलो जूल मोल इनवर्स, एक तो ये याद रखना है। एक आपको याद रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, इसके लिए इमिशन लाइन को इसके लिए nth लेवल टू ग्राउंड स्टेट, उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है n इंटू में n-1/2। एक ये होगा, एक ये होगा। एक आपके पास जो आपके पास रेबर फॉर्मूला था, वेव नंबर =1/λ RH इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर, एक ये याद रखना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे। अब तक हमने बोर मॉडल में यही सीखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने सर्कुलर ऑर्बिटल में, उनको हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूसली मूव नहीं करता, वो जंप करता हो जाता है, जैसे हम स्टेयर पे जंप करते हो ना, जैसे स्टेयर पे फर्स्ट से फिर सेकंड में फिर थर्ड पे, ऐसे तो ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ऐसे ही एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कंप्लीट बोर मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें करते हैं नेक्स्ट में आपके पास एक देखते हैं, चेक करते हैं एक बार कौन सा टॉपिक रहेगा आपका। तो इसी में हम आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वही आपके पास है डी ब्रोगली इक्वेशन या ड्यूअल नेचर ऑफ, इसके अंदर ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डी ब्रोगली इक्वेशन, या इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं जो भी आपका मैटर है उसके अंदर दोनों नेचर हैं, कैसा वेव का भी है और पार्टिकल का भी, वेव भी और पार्टिकल, वेव भी और पार्टिकल, मतलब दोनों नेचर हैं। ठीक है, जो हमने लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ड्यूअल नेचर के बारे में डिस्कस कर चुके थे, वेव और पार्टिकल नेचर में। तो ये कुछ यहाँ पे पर हमने एक बात यहाँ पे रह गई हमारे पास, इससे पहले ये, चलो ये टॉपिक से पहले एक चीज़ छोटी सी बात बच गई आपके पास, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल एटम तो बच गई आपके पास। पहले एक बार ये देखें बोर मॉडल, ये इसकी कमियां क्या थी बोर मॉडल की, ये चलो ठीक है, इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, अभी बाद में करेंगे, पहले ये बाद में करेंगे। पहले ये देखो कि लिमिटेशन क्या है बोर मॉडल की, किसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया। तो सबसे पहला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट कुड नॉट एक्सप्लेन
द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था ये। इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन, ये दो इफेक्ट होते हैं, आगे आएंगे, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। इसने जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तीसरा है इट डज नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन, ये अभी जो हम करेंगे ना, डी ब्रोगली इक्वेशन, और एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी आगे आएगा। इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो ध्यान रखेंगे ये आपके पास। और तो एक तो इसने एक्सप्लेन नहीं किया, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था बोर मॉडल। दूसरा, इसने जीमन और स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और दूसरा, जो फाइन स्पेक्ट्रम था, मतलब उसने तो बस ये 5 ही लाइनों के बारे में डिस्कस किया था भाई। लाइमन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन बाल्मर पास्सन ब्रैकेट पी फंड, और उसके अंदर तो और भी हाइपर फाइन लाइन हो सकती है, और भी ज़्यादा लाइनें हो सकती हैं, तो उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन किया। तो हम भी बोल सकते हैं इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब जो और भी ज़्यादा लाइन हो सकती हैं, ज़रूरी थोड़ी 5 ही लाइन होगी, तो उसके बारे में नहीं बताया। जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, अगर हम बात करें फोर्थ की, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब सिर्फ 5 ही लाइन बताई थी, और भी लाइन हो सकती हैं भाई उसमें। तो ये इसकी लिमिटेशन है। एक तो उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जीमन स्टार्क इफेक्ट नहीं किया, हेजनबर्ग और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी हम सीखेंगे। देखो उसमें क्या बोलता है, वो क्या कहता है कि भी इसकी जो बातें थी वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, और जो फाइन स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन एटम का, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसने सिर्फ 5 लाइन के बारे में बताया था भाई, ये 5 लाइन होती है उसके अंदर, 5 लाइन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसकी लिमिटेशन। अब हम पढ़ते हैं अपना वही सेम जो आपके पास था, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब देखो डी ब्रोगली इक्वेशन को क्यों पढ़ते हैं बेटा, देखो इससे पहले हमने जो लाइट और जो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमने ये बोला कि भी इनके अंदर ड्यूल कैरेक्टर होता है, वेव भी और पार्टिकल भी, ठीक है। बट डी ब्रोगली, जो लुइस डी ब्रोगली, इसका पूरा नाम था लुइस डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ये बोला कि भाई ये आप बोल रहे हैं कि भाई लाइट के अंदर वेव और पार्टिकल कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है। आप जो भी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उन सभी के अंदर ड्यूल नेचर है। मतलब ये तो सिर्फ लाइट के लिए बोल दिया इन्होंने। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस स्पेक्ट्रम में हमें पढ़ा था ना भाई, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव, उनके बारे में बोला भाई इनके अंदर है। बट डी ब्रोगली बोला कि भाई अगर आपके पास चाहे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, सभी के अंदर क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। मतलब उसके अंदर वेव भी और पार्टिकल दोनों नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल नेचर, वेव भी और पार्टिकल भी। अब आप सोच रहे हो सर ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो छोटे पार्टिकल है, और मैक्रो का मतलब बड़े। छोटे का मतलब कौन है, छोटे का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये छोटे पार्टिकल हो गए आपके पास। मैक्रो का मतलब बड़े, बड़े का मतलब जैसे आपकी कार होगी या आपकी कोई बॉल होगी जो हम, ठीक है।
तो ये क्या है, जो जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो तो क्या हो गए, बड़े हो गए ना, और इलेक्ट्रॉन वगैरह उनको ऐसे देख नहीं सकते, तो वो कौन है, छोटे पार्टिकल हो गए। तो डी ब्रोगली, लुईस डी ब्रोगली बोले कि भाई माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों पार्टिकल में ड्यूल नेचर होता है, मतलब वेव और पार्टिकल नेचर दोनों में होगा। और वो कैसे होता है उसने अपनी इक्वेशन से एक्सप्लेन करके दिखाया था। तो सबसे पहला मेन मोटिव हमें ये पता लग गया कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि अब तक हम पढ़ रहे थे भाई लाइट के अंदर ड्यूल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल। बट हमने अब देखा कि भाई ये जो मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इनके अंदर भी ड्यूल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल नेचर। इसका मतलब जिस वेव से एसोसिएट होते हैं ये, उसको बोलते हैं मैटर वेव, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन जो आपको पढ़नी है वो ये होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p। ये भी हम इसी के अंदर एक्सप्लेन करके लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये वेवलेंथ और ये मोमेंटम है, वेवलेंथ और ये क्या आपके पास है, मोमेंटम है, वेवलेंथ और क्या है आपके पास है, मोमेंटम। तो इसका मतलब वेव और पार्टिकल नेचर, ये वेवलेंथ, ये वेव हो गया आपके पास, और ये क्या है आपके पास है, पार्टिकल नेचर ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, दो एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब ये कैसे आता है वो हम सीखते हैं। देखो डी ब्रोगली इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। देखो इसके लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। एक तो आपके पास किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, प्लांक्स थ्योरी की। प्लांक्स थ्योरी, प्लांक्स थ्योरी हमने की थी ना, मैंने बताया था उसमें की फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लांक्स थ्योरी कहती है कि जो आपकी एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, मतलब वो आया तो एक्चुअली ऐसे था, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, फ्रीक्वेंसी के। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, एच आ जाता है, क्या जाता है, एच आपके पास आ जाता है। तो प्लांक्स थ्योरी ये कहते हैं ई जो आपके पास है एनर्जी है वो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर, ठीक है। उसके बाद आइंस्टीन क्या करता है, ये इक्वेशन और होती है आइंस्टीन इक्वेशन। एक आपके पास कौन सी है, आइंस्टीन इक्वेशन, वो कहती है ई एनर्जी किसके बराबर है, एम सी स्क्वेयर के बराबर, एम सी स्क्वेयर के बराबर, ठीक है। ये आप आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर भी, ई इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम सी स्क्वेयर। अब देखो दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2, दोनों की जब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर आपके पास, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब देखो अब इस सी न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू जो है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन लेमडा के, किसके बराबर होता है, सी अपॉन लेमडा के बराबर होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दो, एच सी अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर आ गया आपके पास, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, लेमडा की, किसकी वैल्यू चाहिए, लेमडा की। तो क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन में एम सी स्क्वेयर, एच सी अपॉन में एम सी स्क्वेयर, एक सी से एक सी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी, एच अपॉन में एम सी। तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी, ठीक है। सी कौन आपके पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी कौन आपके पास है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो हम सी की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, जैसे सी आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और जो वी है, जो कि आपके पास वी, वी वेलोसिटी ऑफ मेटल, मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट है। वी आपके पास किसकी है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट। वी कौन है, वी आपके पास वेलोसिटी ऑफ मॉडल आपके पास मूविंग मेटेरियल ऑब्जेक्ट की है। तो हमने क्या कर दिया, इस जो सी था उसकी जगह पे क्या लिख दिया, वी लिख दिया। तो यह बराबर होगा एच लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, वी है यहाँ पे, और मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट एम वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं ना, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी हो गया, एच अपॉन में क्या आएगा आपके पास है, पी आएगा। भाई प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्या होता है आपके पास है, मोमेंटम होता है, क्या होता है आपके पास है, मोमेंटम। तो लेमडा इज इक्वल टू किसके आ गया, एच अपॉन
पी। पहले देखो हमें इक्वेशन ए ड्राई करनी थी, ये मेरे पास आ चुकी है। कैसे आई है भाई, प्लांक्स थ्योरी कहती है ये इसके बराबर है, आइंस्टीन कहती है ये इसके बराबर है। मैंने दोनों बराबर रख दिए, फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिख दिया सी अपॉन लेमडा। अब देखो लेमडा का मान निकालना है, तो लेमडा चला गया उधर, एम सी स्क्वायर आ गया इसके नीचे, तो एच सी अपॉन में एम सी स्क्वायर, एक सी से सी कैंसिल। सी कौन है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसी अगर मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए वी, तो मैंने क्या किया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ने जो भी आपके पास मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट है, तो सी की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, वी कर दिया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास एच अपॉन एम वी, यही हमें ड्राइव करना था। एम वी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम ऐसे इससे डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। अब देखो मैं इसी जो मेरे पास टर्म था लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p। भाई प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यही तो एक कांस्टेंट आता है, जो कौन आपका एच कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच कौन आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास। तो इसका मतलब हमें ये कंक्लूड मिला, क्या कंक्लूड मिला, वी कंक्लूड दैट the wave and particle nature of the moving metal object are inversely proportional to each other। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट, कि वेवलेंथ जो वेव है आपके पास वो, और ये आपके पास कौन है, जो आपके पास पार्टिकल नेचर ऑफ मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसके अंदर आप। तो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसकी पढ़ते हैं लिमिटेशन। अगर डी ब्रोगली इक्वेशन आप सोचो भी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ये ओनली अप्लाई कर सकते हैं, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, मतलब छोटे पार्टिकल के लिए है। अगर सेमी माइक्रो स्कोपिक पार्टिकल या मैक्रोस्कोपिक, इन दोनों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, सिर्फ ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। छोटे जो पार्टिकल है उनके लिए अप्लीकेबल है, बड़े पार्टिकल के लिए नहीं है आपके पास ये। तो अब बड़े पार्टिकल के लिए क्यों नहीं अप्लीकेबल है, छोटे पार्टिकल कौन से के लिए अप्लीकेबल है, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या स्मॉल मॉलिक्यूल है। और प्रैक्टिकली मैक्रो और जो आपके पास सेमी मैक्रो है उनके लिए कोई इसका एप्लीकेंस नहीं है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। अब इस चीज़ को कैसे देखा जाए, देखो हमने दो वेवलेंथ की वैल्यू लगाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए और 4 किसके लिए, एक बॉल के लिए, एक गेंद है उसके लिए। फॉर्मूला लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी है, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे h का मान 6.6 10 की पावर -34 kg m स्क्वेयर s-1 अपॉन में m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1, अभी देखा था हमने, -31 kg इंटू में v, हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मान लिया कितना है, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं किसी बॉल की, किसकी बात करते हैं, किसी बॉल की। तो बॉल के लिए भी h का मान तो कांस्टेंट है, जो किसी के लिए हो, -34 kg m स्क्वेयर s-1 अपॉन में। अब ये बॉल का मास है, बॉल के लिए कंपेरिजन मास करेंगे तो बॉल का मास मान लो हमने मान लिया 0.1 kg मान लिया मैंने।
और भाई इसकी भी वेलोसिटी दोनों की सेम मान ली, इसकी भी 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने दोनों की वेवलेंथ कैलकुलेट की। भाई इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी आएगी, और बॉल के लिए एक बॉल लिया है जिसका वजन है 0.1 kg, उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। तो जब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये आती है 7.27 इंटू 10⁻⁹ m मीटर, इतनी आती है मेरे पास। और बॉल के लिए करते हैं तो 6.626 10⁻⁻38 मीटर। अब देखो बॉल क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़े हैं ना जो दिखती है आपको, इलेक्ट्रॉन तो दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल। बॉल जो क्या है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। अब दोनों की वेवलेंथ ये आई, देखो इसकी वेवलेंथ ये है, इसकी वेवलेंथ ये है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज में लाई करती है, बट ये तो लाई नहीं करती, ये तो बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेंज है उसमें लाई नहीं करती, इसमें लाई नहीं करते आपके पास। इसलिए हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है, वो ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। किसके लिए नहीं है, मैक्रो और सेमी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसका कोई अप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि इसको हमने कैसे कंप्लीट किया, हमने वेवलेंथ की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन की और वेवलेंथ की वैल्यू को बॉल की, दोनों को कंपैरिजन करके देखा, दोनों कंपैरिजन करके देखा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो आपके पास ये है कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज में लाई करती है, ये लाई नहीं करती, तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ये तो बहुत ही क्या है, स्मॉल वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आप यहाँ तक का लिमिटेशन तक कर लिया है, इसको रिवाइज करेंगे, कॉपी में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। और प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विजन क्लासेज को।